गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और आज बच्चों हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2014 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के विषय में बात किया था। आज आइए बच्चों हम 2014 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए अपने वीडियोस को देखते हैं और शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों उसका पर्त किस चीज़ का बना होता है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय का जो पर्त होता है बच्चों किस चीज़ का बना होता है उसके विषय में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बच्चों, पहला है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दूसरा है स्क्वेमस एपिथेलियम, तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम इनके डिटेल्स में देखते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद दैट इज द यूरेटर। जो बच्चों ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है तो यूरिनरी ब्लैडर का जो इनर वाला पार्ट होता है बच्चों, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, तो इनर वाला मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में बना होता है और ये कंटिन्यूअस किससे होता है बच्चों, यूरेटर से जुड़ा होता है। व्हेन अ ब्लैडर इज इम्पटी द म्यूकस हैज न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड एज द रूगी। अगर ब्लैडर जब इम्पटी हो जाता है, खाली हो जाए बच्चों, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इनफोल्डेड दिखाई देते हैं, बहुत सारे उभार दिखाई देते हैं। उस उभार को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूगी कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों आप देखेंगे तो स्टमक के अंदर भी हमारा जो पेट होता है बच्चों, स्टमक के अंदर भी उसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन आप देखेंगे तो वहाँ भी एक उभार इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, एक उभार होता है जिसको हम रूगी कहते हैं। और ये रूगी क्या होते हैं बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये जो रूगी होते हैं, चाहे ये यूरिनरी ब्लैडर का रूगी हो चाहे वो स्टमक का रूगी हो बच्चों, ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो सब्सटेंसेस हैं वहाँ स्टोर हो सके। स्टमक में जो होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हमारे स्टमक में आ जाए, इसके लिए रूगी क्या होता है बच्चों, एक सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, यहाँ भी रूगी पाया जाता है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के साथ ये रूगी क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमारा यूरिन इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है वैसे ये एक्सपैंड हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना लेता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जब बन जाता है तो बच्चों उसमें यूरिन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कंटेंट में इसमें इकट्ठा हो सकता है। तो रूगी नेचर ने इसीलिए बनाया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाए। तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फिलिंग ऑफ द यूरिन। तो यूरिन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन यहाँ भर सके, इसके लिए नेचर ने क्या किया है, एक इन्वेजिनेशन बना दिया, एक फोल्डिंग बना दिया है जिसको हम रूगी कहते हैं। आइए बच्चों इसको हम फिगर के माध्यम से और डिटेल्स में जानते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं बच्चों, हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका ये लेयर है और इसमें एक छोटे से पार्ट को इनलार्ज करके दिखाया गया है थोड़ा सा। तो इसमें देखेंगे बच्चों ये जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो बाहर का कवरिंग है इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। और फिर ये अंदर से जब देखेंगे बच्चों तो ये वाला पार्ट जिसको हम सब म्यूकोसा पार्ट कहते हैं, इसी सब म्यूकोसा पार्ट में बच्चों अगर हम देखेंगे तो फोल्डिंग दिखाई देता है, उसी फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूगी कहते हैं। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ सके। और फिर जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है बच्चों तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या होता है, मैक्चुरेशन होता है और फिर यूरिन हमारा बाहर की ओर पास आउट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये इसमें फिगर में अगर इसमें और देखना चाहें बच्चों तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ये एपिथेलियल होता है बच्चों, तो ये एपिथेलियम देखिए यूरेटर से क्या होता है, लगा हुआ था। ये ऊपर बच्चों ये यूरेटर आया हुआ है जो कहाँ से आता है बच्चों, किडनी से। ऊपर ये किडनी होता है और किडनी से ये यूरेटर क्या होता है बच्चों, ये यूरिन को लेकर आता है और यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देता है। इस प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, मैंने देखा है, यहाँ देखिए बच्चों थोड़ा सा इसको, और ये देखिए ये रूगी लिखा गया है। तो ये रूगी जो होता है बच्चों इसके इनर लेयर में होता है, इनर पार्ट में रूगी पाया जाता है। और ये रूगी ही क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के कंटेंट इसमें इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर जैसे यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है बच्चों तो यहाँ एक कंट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, कंट्रैक्शन पाया जाता है, कंट्रैक्शन मूवमेंट होता है बच्चों। और फिर मैक्चुरेशंस के द्वारा हमारा यूरिन बाहर की ओर पास आउट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये यूरेटर है बच्चों। आप ये देखेंगे ये पेरिटोनियम, बाहर की जो झिल्ली होती है इसको पेरिटोनियम कहते हैं। ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है बच्चों। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम देखेंगे। और ये जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको जानने की कोशिश करिए
ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा गया, क्या लिखा गया बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत जगह ये पूछा गया है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है बच्चों, जैसे जैसे आदमी जेरियाटिस की ओर आता है, जैसे जैसे एजिंग की ओर आ जाता है, आदमी बुढ़ापेपन की ओर जाता है बच्चों, तो ओल्ड एज में क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी इन्फेक्शन के द्वारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है साइज में, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोस्टेटाइटिस। और इसके वजह से क्या दिक्कत होता है, जो प्रोस्टेटाइटिस बीमारी हो जाती है, तो जो यूरेथ्रा होता है बच्चों, जिसके द्वारा यूरिन बाहर की ओर पास आउट होता है, ये यूरेथ्रा क्या होता है, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों तरफ से बड़ा हो जाता है तो ये यूरेथ्रा को दबाने लगता है, जिससे यूरिन पास करने में दिक्कत हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों, पेशेंट को सजेस्ट करता है और वो कहता है कि ये इसका ऑपरेशन होता है। तो बच्चों इसको ऑपरेशन अर्थात ऑपरेट करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। तो प्रोस्टेक्टमी के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स को रिमूव करके बाहर दिया जाता है, जिससे यूरिन फिर से आसानी से पास होने लगता है। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक प्रकार का बीमारी है जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को, सर्जिकल मेथड्स द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेक्टमी कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये कब होता है, ओल्ड एज में होता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर किसके द्वारा लाइंड होता है, किसके द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर का जो मूत्राशय का पर्त है किसका बना होता है। तो ये किसका बना होता है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी फिगर में दिखाया गया, ये यूरेटर है, ये स्मूथ मसल्स है। ये देखिए आप यहाँ देखिए रूगी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा बड़ा कर दें तो ये देखिए यहाँ इनफोल्डिंग दिखाई दे रहा है। देखिए छोटे छोटे फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इसी फोल्ड को हम रूगी कहते हैं। और ये रूगी क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन क्या होता है, इसमें कलेक्ट हो सकता है। ठीक बच्चों, और यहाँ देखिए ये दिखाया गया, यहाँ बच्चों इसमें 2 स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, दूसरा बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। ये जो स्फिंक्टर होते हैं बच्चों, एक प्रकार के वाल्व जैसा बिहेव करते हैं, वाल्व जैसा कार्य करते हैं, जो हमारे यूरिन को क्या करते हैं बच्चों, जब हमारे यूरिन को बाहर जाना होता है बच्चों, ये वाल्व ही काम करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन मिक्सचुरेशन के थ्रू बाहर जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब क्या है कुछ खास इसमें, दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज फाउंड इन द नोज ऑफ द मैन। मनुष्य के नाक में किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन है बच्चों, पहला हाईलाइन, दूसरा है इलास्टिक, तीसरा है टिबुलस और चौथा है कैल्सिफाइड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो हाईलाइन कार्टिलेज देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए ये हाईलाइन कार्टिलेज, यहाँ आप देखेंगे तो ये नोज का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इथमॉइड बोन है, ये देखेंगे नेदल बोन है, इधर देखेंगे वोमर बोन है, इधर पैलेटाइन बोन है, इधर मैक्सिला बोन है। तो ये सब क्या है बच्चों, हमारे फेस के बोन होते हैं। इन्हीं बोन से अटैच्ड हम देखते हैं तो हमारे नाक जो पाया जाता है बच्चों, हमारे नोज़ में 2 कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। पहला है बच्चों, इसको हम ग्रेटर एलार कार्टिलेज कहते हैं, दूसरा हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं, जो पूर्ण रूप से उपास्थि होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये उपास्थि होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये अर्थात सेप्टल कार्टिलेज और ग्रेटर एलार कार्टिलेज, ये दोनों हमारे नाक में पाए जाते हैं। और ये प्रकार के नेदल कार्टिलेज कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, नेदल कार्टिलेज। द नेदल कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द नोज। और ये जो कार्टिलेज होते हैं बच्चों, ये हमारे नाक को एक स्पेशल स्ट्रक्चर देते हैं, एक शेप देते हैं, जो हमारे नाक को सपोर्ट करते हैं। जो हमारा नाक सपोर्ट होता है बच्चों, ये किसके द्वारा सपोर्ट होता है, इसी नेदल कार्टिलेज के द्वारा। और ये हमारे नाक को एक निश्चित शेप प्रदान करते हैं। तो नाक को निश्चित शेप प्रदान करना, साथ ही साथ नाक को जो सपोर्ट मिलता है बच्चों, वो किसकी वजह से मिलता है, ये इसी कार्टिलेज के द्वारा मिलता होता है। और ये कार्टिलेज मुख्य रूप से क्या है बच्चों, इट इज़ द प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। ये एक प्रकार का हाईलाइन कार्टिलेज होता है, विच इज डेंसली पैक्ड विद द कैलोजन, दैट इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जो एक कैलोजन नाम का एक प्रोटीन होता है बच्चों, उसी के द्वारा ये डेंसली पैक्ड होता है। ये क्या होता है बच्चों, हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है, वो कैलोजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसी के द्वारा डेंसली पैक्ड होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ द नेदल कार्टिलेज, जो हमारे नाक को एक निश्चित सपोर्ट देता है, एक निश्चित साइज प्रदान करता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था, अर्थात हाईलाइन कार्टिलेज, जो हमारे नाक का जो उपास्थि होता है, जो कार्टिलेज होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डिसोसिएट्स एट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ डिसोसिएट्स होता है, कहाँ उसका विखंडन हो जाता है बच्चों। तो ऑप्शन दिया गया पहला जो है हाई ऑक्सीजन, दूसरा है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तीसरा है इक्वल PO2 और चौथा है ऑल टाइम्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, अर्थात जैसे टिश्यूज़ में, जहाँ टिश्यूज़ में हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन हो जाता है बच्चों, वहीं जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन क्या होता है, पृथक हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, ये हमारा जब हमारा जो ब्लड है बच्चों वो आर्टरी के माध्यम से जब कैपिलरीज के पास पहुंचता है और हमारे टिश्यूज़ में पहुंच जाता है, तो टिश्यूज़ में पहुंचने के बाद बच्चों ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कैरी हो रहा है हीमोग्लोबिन के द्वारा बच्चों, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है पृथक हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और फिर वहाँ हीमोग्लोबिन चूँकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्सीजन पृथक हो जाता है। हमारी जितनी भी टिश्यूज़ हैं, हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं। तो आइए बच्चों आंसर को हम देखते हैं। फैक्टर्स दैट डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इंक्लूड्स, अर्थात वो कौन से कारक हैं जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को पृथक करते हैं। पहला है बच्चों द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, तो जिस समय हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर जैसे ही जाता है टिश्यूज़ में पहुंचता है बच्चों, तो टिश्यूज़ में जाने के बाद क्या चेंजिंग होता है। पहला ये होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन इंक्रीज्ड, वहाँ जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है बच्चों इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन लेवल, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बच्चों वहाँ क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है बच्चों टेम्परेचर इज आल्सो हाई, टेम्परेचर भी यहाँ क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। लेकिन जो अगला फैक्टर्स, जो चौथा फैक्टर्स बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लो विच नियर द टिश्यूज, अर्थात टिश्यूज़ के नज़दीक पहुंचने पर बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ लगा हुआ वो ऑक्सीजन पृथक हो जाता है, अर्थात डिसोसिएट्स हो जाता है, और इसके साथ कौन कंबाइन कर लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर लेता है और ऑक्सीजन पृथक हो जाता है, जिससे हमारे टिश्यूज ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक बच्चों, तो जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों वो क्या होता है हमारे हार्ट से जब हमारे टिश्यूज़ की ओर आता है आर्टरीज के द्वारा बच्चों, तो हार्ट से टिश्यूज़ की ओर जब जा रहा है तो हार्ट से टिश्यूज़ की ओर जाते समय बच्चों इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ये टिश्यूज़ में पहुंच जाता है वैसे आर्टरीज का प्रेशर डाउन हो जाता है, वेंस का प्रेशर बढ़ जाता है। तो आर्टरीज का जब प्रेशर डाउन हो जाता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ डाउन हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएट्स हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और फिर वहाँ कंबाइन कौन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होता है बच्चों वो कहाँ होता है, वो हमारे टिश्यूज़ में होता है। जैसे टिश्यूज़ में पहुँच जाते हैं हमारे ब्लड तो वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर आर कनेक्टेड बाई, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो होता है बच्चों वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। आइए बच्चों फिगर के माध्यम से जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। ये फिगर आप देखिए बच्चों, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये जो होता है ये बाइल डक्ट होता है। बाइल डक्ट का जो कॉमन बाइल डक्ट बनता है बच्चों ये कैसे बनता है, ये जो हमारा लीवर होता है बच्चों, लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो राइट लोब से आने वाले जो डक्ट हैं बच्चों उसको हम राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, जबकि लेफ्ट लोब से आने वाले डक्ट को हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो हिपैटिक डक्ट हैं बच्चों ये देखिए आप यहाँ, तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गए। कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या होता है बच्चों, इधर देखिए गॉल ब्लैडर और यहाँ नीचे देखेंगे तो कॉमन बाइल डक्ट। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ बीच में सिस्टिक डक्ट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। तो बाइल डक्ट माने क्या होता है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये होता है, ये कॉमन बाइल डक्ट और ये है गॉल ब्लैडर, इनके बीच का जो डक्ट होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो ये सिस्टिक डक्ट क्या करता है बच्चों, गॉल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन जो यही पूछा जा रहा है इसमें कि बाइल डक्ट को गॉल ब्लैडर से कौन जोड़ता है,
तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट क्या करता है बच्चों? गॉल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट के साथ जोड़ देता है। और ये क्या होता है बच्चों? ये देखिए, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जब बच्चों सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ता है तो इसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, ये कॉमन बाइल डक्ट बन गया। और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट जैसे ही यह हमारे ड्यूडिनम में आता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, यहाँ आकर ये मिल जाते हैं। अर्थात यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक डक्ट, और लीवर और सिस्टिक डक्ट से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? एम्पुला ऑफ वेटर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कनेक्शन होता है। अर्थात पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो आपस में जहाँ मिलते हैं उसी स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और ये जो होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि मैक्सिमम फूड जो होते हैं बच्चों यहीं डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बच्चों, चाहे वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के रूप में हो, चाहे वो लिपोलिटिक एंजाइम्स के रूप में हो, चाहे वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स के रूप में हो, सभी एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों? इसी स्थान पर आकर मिलते हैं, और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी डाइजेस्टिव जितने भी मटेरियल हैं सबका हाइड्रोलिसिस यहीं हो जाता है। ठीक बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको जान लीजिए कि ये जो बाइल डक्ट ये गॉल ब्लैडर होता है बच्चों, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर क्या करता है बच्चों? लीवर से बना हुआ जो बाइल साल्ट्स होता है बच्चों, उस बाइल साल्ट को यहाँ कलेक्ट होने का काम, जो स्टोरेशन करने का काम करता है बच्चों, ये गॉल ब्लैडर करता है। साथ ही साथ हमारे बाइल्स को ये क्या करता है बच्चों? एक्टिव भी बनाता है, क्योंकि बाइल यहाँ जो होता है ये डाइल्यूट मात्रा में होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। और जैसे यहाँ गॉल ब्लैडर में पहुँचता है बच्चों, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाइल साल्ट है बच्चों, वो हमारा पित्त क्या होता है? वो कंसनट्रेट हो जाता है, और फिर ये एक्टिव हो जाता है। फिर ये पित्त क्या करता है बच्चों? हमारा जो फैट होता है, जैसे जो कॉम्प्लेक्स फैट्स होते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया बच्चों, तो इनको क्या करता है? ये इमल्सीफाई करने का काम करता है, जिसमें क्या करता है बच्चों? फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिसको हम माइसेल्स कहते हैं, और इसके टूटने की इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स फैट अर्थात घी और तेल के रूप में जो माइसेल्स में बनता है बच्चों, उस फैट को हम क्या कहते हैं? इमल्सीफाइड फैट कहते हैं। फिर इस फैट को अब जब ये थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है बच्चों, और टूटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एक प्रकार का डिटर्जेंट एक्शन होता है। डिटर्जेंट एक्शन कौन कराता है? बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट डिटर्जेंट एक्शंस के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फैट है इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल एज वेल एज द घी, इसको वो तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट में, जिसको हम माइसेल्स कहते हैं, और इस प्रकार से बने फैट को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। अब फिर ये इमल्सिफाइड जो फैट बन जाता है बच्चों, इसको हमारे बहुत सारे जो लिपोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो लाइपेज के रूप में पाए जाते हैं बच्चों, ये अब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में जो हमारा इमल्सिफाइड फैट टूटता है बच्चों, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम लाइपेज होता है। जबकि फैट और घी के रूप में, घी और तेल के रूप में जो इमल्सिफाइड होता है बच्चों, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सब्सटेंसेस है वो क्या होता है? बाइल साल्ट होता है। और बाइल साल्ट कहाँ से बन के आता है बच्चों? लीवर के द्वारा आता है, लेकिन कलेक्ट कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के पास होता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ भी होता है। लेकिन आइए बच्चों, हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर आर कनेक्टेड बाय, तो बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर दोनों किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं बच्चों? सिस्टिक डक्ट के द्वारा कनेक्ट होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के विषय में। ऑस्टियोथाइस गिल्स आर कवर्ड बाय, जो ऑस्टियोथाइस होते हैं बच्चों, अर्थात जो बोनी फिशेस होते हैं, उनके जो गिल्स होते हैं वो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? तो फिश जो होते हैं बच्चे, वो हम एक कॉन्डिक्थाइस जानते हैं, एक ऑस्टियोथाइस जानते हैं। कॉन्डिक्थाइस फिश वो होती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती है, अर्थात उनका पूरा जो इंडो स्केलेटन होता है, अंतः कंकाल होता है बच्चों, वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जबकि जो ऑस्टियोथाइस होती हैं बच्चों, वो बोनी फिशेस होती हैं, इनका जो टोटल इंडो स्केलेटन होता है वो बोनी फ्रेमवर्क का बना होता है, बोन का बना होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोथाइस गिल्स आर कवर्ड बाय, जो ऑस्टियोथाइस मछलियाँ होती हैं इनका गिल्स किसके द्वारा कवर्ड होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया, पहला है ऑस्कुलम, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है अपरकुलम और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों अपरकुलम। तो जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं, ये अपरकुलम क्या होता है? एक प्रकार का गिल कवरिंग होता है, जो ऑस्टियोथाइस अर्थात बोनी फिशेस में देखने को मिलती हैं। जबकि आप यहीं बगल में साइड में ही आप देख रहे हैं कि ये जो होता है बच्चों, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, अर्थात ये स्कॉलियोड, ये शार्क मछली का फिगर दिखाया गया है, स्कॉलियोडान है बच्चों, जिसको हम डॉगफिश कहते हैं। तो इनमें आप देख रहे हैं बच्चों, तो इनमें जो है इनका देखिए
इनका जो गिल्स होता है बच्चों वो एकदम निकेड होता है, खुला हुआ गिल्स मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गिल्स हैं, ये गिल्स, और इस प्रकार के गिल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, गिल स्लाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम गिल स्लिट्स कहते हैं। इनका जो इनमें किसी प्रकार का कोई गिल कवर नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का कोई अपर्कुलम नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, खुले होते हैं। अगर बात करें हम बच्चों की बोनी फिशेस और कॉटलेजेस फिशेस में क्या अंतर है, इनके मार्फोलॉजी को देख के हम कैसे पहचान पाएंगे, तो इनके मार्फोलॉजी को देख के हम कैसे पहचानते हैं बच्चों, इनका जो मुख होता है, ये माउथ, ये जो जितने भी शार्क मछलियाँ होती हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं बच्चों, इनका माउथ जो होता है वो नीचे की ओर खुला होता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनका मुख जो होता है नीचे की ओर खुला होता है, जबकि जितने भी बोनी फिशेस होते हैं उनको बच्चों इनका मुख जो होता है एकदम टर्मिनल एंड पर खुला होता है, सामने से एकदम टर्मिनल एंड पर खुलता है। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं बच्चों, उपास्थि मछलियाँ होती हैं अर्थात स्कॉलियोडान या शार्क मछलियाँ होती हैं, उनका मुख नीचे की ओर खुला होता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट भी पहचान होता है बच्चों इनका, क्या होता है कि जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें जो टेल पाया जाता है, उनमें कैसा टेल पाया जाता है बच्चों, जो बोनी फिशेस अर्थात जो ऑस्टिक थाई फिशेस होती हैं उनका फिश जो होता है बच्चों वो होमो सर्कल फिश टेल पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, उनका जो टेल होता है वो होमो सर्कल टेल होता है। जैसा कि ये आप टेल देख रहे हैं बच्चों, ये इसको हम टेल, ये टेल दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रो सर्कल टेल होता है, दूसरा होमो सर्कल टेल होता है। तो होमो सर्कल टेल जो होता है बच्चों वो ऑस्टिक थाइस में पाए जाते हैं, अर्थात दोनों ये मछलियों के ऐसे जो टेल होता है बच्चों, इनका दोनों क्या होता है एकदम बराबर पर होता है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे होमो सर्कल टेल। तो होमो सर्कल टेल जो होता है बच्चों वो बोनी फिशेस में देखने को मिलता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में हेट्रो सर्कल टेल देखने को मिलता है, अर्थात एक टेल का किनारा जो होता है बच्चों बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, इस प्रकार से। तो ऐसे होता है बच्चों। तो हेट्रो सर्कल टेल पाया जाता है जो एक इंड आगे की ओर निकला होगा और दूसरा इंड अंदर की ओर होगा। तो इस प्रकार का हेट्रो सर्कल टेल जो होता है बच्चों वो कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है, जबकि होमो सर्कल टेल जो होता है बच्चों वो बोनी फिशेस में देखने को मिलता है। दूसरा पहचान हमने क्या बताया कि जो स्कॉलियोडान होंगे, कॉन्टिक थाइस फिशेस होंगे, उनका मुंह नीचे की ओर खुलता है, जबकि जो बोनी फिशेस होंगे उनका मुख टर्मिनल की ओर खुला होता है। ठीक बच्चों, और इनमें क्या होता है बच्चों, गिल कवर देखने को मिलता है, जबकि इनमें गिल कवर नहीं पाया जाता है, इसमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो ये सब क्या है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंस है जो बार बार पूछी जाती हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिया गया है ऑस्टिक थाइस गिल्स इज कवर्ड बाय। तो ऑस्टिक थाइस मछलियों में जो गिल्स होता है वो कवर्ड किसके द्वारा होता है बच्चों, अपर्कुलम के द्वारा। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द अपर्कुलम इज अ टाइप ऑफ द गिल कवर विच इज फाउंड इन द ऑस्टिक थाइस फिशेस, दैट इज द बोनी फिशेस। ठीक बच्चों, आइए हम आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के विषय में। लाइसोसोम्स आर प्रोटेक्टेड बाय। लाइसोसोम किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? ऑप्शन दिया गया है बच्चों, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम्स बनता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है ल्यूकोप्लास्ट। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा गोल्गी बॉडी, क्योंकि लाइसोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है बच्चों? गोल्गी बॉडी करता है। देखिए बच्चों, इसके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ हम आपको केवल खास चीज़ ही बताएं क्योंकि है बहुत बड़ा चीज़। क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, ये कहाँ होता है? जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो इन्वेलप मेम्ब्रेन होता है बच्चों, तो उसके ऊपर एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स लगा होता है और एक खुरदुरा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है और राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स या फैट का फॉर्मेशन कराता है। ठीक बच्चों, ये जो होता है ये लिपिड या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन तो नहीं करता, ये केवल पैकेजिंग करने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? पैकेजिंग करने का काम करता है। तो लेकिन क्या होता है, ये मटेरियल डालता है, अर्थात फैट बनाने का मटेरियल और प्रोटीन बनाने का मटेरियल ये क्या करता है बच्चों? पैक्ड करता है। तो पैकिंग मटेरियल यहाँ बनता है। तो जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं फिगर में कि ये देखिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों, यहाँ से ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ट्यूबुलर फॉर्म में। और यहाँ से ट्यूब्यूल्स का एक पार्ट कट के आता है और वो क्या बनाता है बच्चों? वो सर्कुलर वेसाइकल्स बनाता है। और ये सर्कुलर वेसाइकल्स कहाँ आता है? गोल्गी अपरेटस के कंटेक्ट में आता है। तो इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम सिस पार्ट कहते हैं, सिस पार्ट की तरफ से ये इंटर करता है और फिर आगे प्रोसेसिंग करके या क्या करता है बच्चों? ये कॉन्वेक्स पार्ट की ओर चला आता है
और ये इस पार्ट को हम ट्रांसफेज कहते हैं। तो ट्रांस पार्ट पर क्या करता है बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को अर्थात यहाँ से तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वेसिकल्स के रूप में आया है, लेकिन ये प्रोसेसिंग होकर बच्चों लाइसोसोम का निर्माण जो कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों, ये गोल्गी अपरेटस कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम्स कौन बनाता है बच्चों, तो लाइसोसोम बनाता है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस इन द फॉर्म ऑफ द न्यू लाइसोसोम्स। ठीक बच्चों, और इसको बनाने के लिए और कौन होता है बच्चों, इंडोप्लाज्मिक भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन ये केवल वेसाइकल्स के रूप में ट्यूब्यूल्स इसका टूट के आता है। लेकिन सही रूप से जो फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम्स का वो कौन करता है, वो केवल गोल्गी बॉडी करता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यू लाइसोसोम्स। ठीक बच्चों, आइए हम इनके विषय में थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। जैसा कि ये देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है और इधर आप देख रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ट्यूब्यूल्स में इधर देखेंगे आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से देखेंगे बच्चों प्रोटीन, स्टेरॉइड या लिपिड्स के लिए पैक्ड वेसाइकल्स यहाँ से टूट कर आता है, अर्थात इसमें लिपिड्स, स्टेरॉइड या फिर प्रोटीन के क्या होते हैं बच्चों, पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। और ये देखिए ये जो सिस्टर्नी है, अर्थात जो गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी है, अर्थात इसके सिस पार्ट से ये प्रोसेसिंग करता है और फिर ये क्या करता है बच्चों, इसके ट्रांस पार्ट से ये क्या होता है लाइसोसोम्स के रूप में बन के निकल जाता है। और ये फिर इन कंटैक्ट होता है, किसका इन कंटैक्ट आता है बच्चों, वैक्यूल्स के साथ आकर, अर्थात वैक्यूल्स में जो फाइगोसोम्स होते हैं बच्चों, फाइगोसोम्स के साथ ये मिलकर फाइगोलाइसोसोम बना लेता है। ठीक बच्चों, और ये फिर क्या करता है, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इस प्रकार से एक्टिव लाइसोसोम्स के रूप में कार्य करने लगता है। आइए इस फिगर में हम और अच्छे से देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देखिए बच्चों ये इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ से देखिए सिस पार्ट की तरफ से यहाँ से वेसाइकल्स आ रहे हैं, और ये ट्रांस पार्ट की तरफ से ये देखिए वेसाइकल्स क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम्स ये बन गया प्राइमरी लाइसोसोम। और ये प्राइमरी लाइसोसोम बच्चों जैसे ही फाइगोसोम्स के इन कांटेक्ट में आता है, ये देखिए फाइगोसोम्स के इन कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बना लेता है, फाइगोलाइसोसोम्स बना लेता है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के रूप में कार्य करने लगेगा, अर्थात ये एक्टिव लाइसोसोम्स के रूप में काम करेगा। और जितने भी जो ओल्ड टिश्यूज़ ओल्ड सेल्स होते हैं बच्चों, उनको क्या करता है, पचाने का काम करता है। और पचने के बाद जो रेजिड्यू के रूप में बच जाते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स क्या करता है बच्चों, बहुत सारे जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं बच्चों, उनको पचाने का काम करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। पचाने के बाद जो बच्चे जो पचने वाली चीज़ें हैं वो पच जाती हैं, और जो नहीं पचने वाली चीज़ें हैं वो रेजिड्यू के रूप में, अवशेष के रूप में हमारे कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं। और यही वजह होता है कि बच्चों लाइसोसोम्स के द्वारा जो रेजिड्यू बचे रहते हैं बच्चों, उससे हम लोगों में जो बुढ़ापापन आता है, हम लोगों में जो एजिंग का प्रॉब्लम आता है बच्चों, वो ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ द रेजिडुअल पार्टिकल्स। जो रेजिडुअल पार्ट है बच्चों वो ज़्यादा अकोमुलेशन हमारे शरीर के अंदर में होने लगता है, इसलिए हम लोगों में एजिंग होने लगता है, हम लोग बुढ़ापा की ओर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोगों में बुढ़ापापन आने का क्या कारण है बच्चों, बुढ़ापापन आने का कारण यही है कि लाइसोसोम सभी जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, जितने भी ओल्ड टिश्यूज़ हैं जो टीयर एंड वियर हो जाते हैं, जो डैमेज हो जाती है, जो डेथ कर जाती है, उनको पचाने का काम करते हैं। और जो अवशेष के रूप में बच जाते हैं बच्चों, वो रेजिड्यू के रूप में हमारे कोशिकाओं में कलेक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एजिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के विषय में और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। द निसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ। जो न्यूरॉन्स का निसल ग्रेन्यूल्स होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, तो निसल ग्रेन्यूल्स इज नथिंग बट इट इज ओनली टाइप ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द न्यूरॉन्स। ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या है बच्चों, ये क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। हमारे नर्व सेल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों, विच कंटेनिंग द राइबोसोम्स आल्सो, उसी को हम निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एंड इसका क्या रोल होता है बच्चों, इट हैव द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। हमारे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, उसको चलाने के लिए क्या होता है, राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के पार्ट होता है। आइए बच्चों इनके विषय में हम डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। Nasal granules are actually rough endoplasmic reticulum and they are called the rough due to the presence of the ribosomes in its wall। देखो जैसा कि हमने बताया बच्चों कि निसल ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेनिंग द राइबोसोम्स इन द इनर वॉल। इनर वॉल में ये राइबोसोम्स के साथ ये रफ बन जाते हैं, और इसी हमारे नर्व सेल्स के अंदर पाए जाने वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी को हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द निसल्स बॉडीज मेक्स देम पर्टिकुलरली अडेप्ट एट प्रोटीन सिंथेसिस
एंड एसेंशियल सेलुलर प्रोसेस विद इन अ न्यूरॉन्स। ये जो होता है निसल ग्रेन्यूल्स होता है बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडाप्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए काम करते हैं बच्चों। और ये किस लिए प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं? फॉर द विच इज एसेंशियल फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस, दैट इज द सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारे जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ हमारे नर्व्स के होते हैं बच्चों, इनको परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन कराता है बच्चों? निसल ग्रेन्यूल्स कराता है इन द फॉर्म ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे नर्व सेल्स के अंदर पाया जाता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, राइबोसोम्स एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात राइबोसोम्स राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो मिलकर बन जाता है बच्चों, इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि आप देखिए जो फिगर में ये दिया है, आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन पर ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होता है बच्चों, ये हमारे तंत्रिकाओं में पाए जाने वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो तंत्रिकाओं में पाए जाने वाला जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली कंटेन्स द राइबोसोम्स, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कराता है, अर्थात इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कौन कराता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में निसल ग्रेन्यूल्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, ये भी फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से यही दिखाया गया, ये डेंड्राइट्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है बच्चों? सेल बॉडी है। यहाँ आप देखिए नेसल सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये नेसल सब्सटेंसेस के रूप में क्या है बच्चों? ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्स इन फूड अब्जॉर्प्शंस हैव ऑन देयर सरफेस। ये जो एपिथेलियल सेल्स होता है जो बच्चों इंटेस्टाइन के हमारे अंदर की ओर एक आउट ग्रोथ पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया बच्चों, पहला है पिनोसाइट्स वेसिकल्स, दूसरा है जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स, तीसरा है फाइगोसाइटिक वेसल्स और चौथा है माइक्रोबिलाई। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा माइक्रोबिलाई। ठीक बच्चों, तो माइक्रोबिलाई ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स सच एज दोज लाइनिंग the intestine increase the cell surface area and thus facilitates the absorption of the ingested food and water molecules। ये जो इंटेस्टाइन के अंदर, अर्थात हमारे इंटेस्टाइन का जो अंदर का ल्यूमेन होता है बच्चों, उसके ल्यूमन पार्ट में अगर हम देखें तो अंगुलियों जैसी उभार, जो एक इन्वेजिनेशन दिखाई देती है, एक प्रकार की उभार, हमारे फिंगर जैसा एक उभार दिखाई देता है, एक इन्वेजिनेशन दिखाई देता है बच्चों। कहाँ दिखाई देता है? एपिथेलियल सेल में। कहाँ दिखाई देता है बच्चों? एपिथेलियल सेल में एक अंगुलियों जैसी उभार दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोबिलाई कहते हैं। और ये माइक्रोबिलाई क्या करता है बच्चों? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा भोजन वहाँ क्या हो सके बच्चों? कंटेन हो सके, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम वहाँ सिक्रीट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का पाचन वहाँ हो सके बच्चों। इसके लिए नेचर ने एक अंगुलियों जैसा इन्वेजिनेशन बना दिया है। बाहर के उभार को हम इन्वेजिनेशन कहते हैं, जबकि अंदर के उभार को हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, बाहर के उभार को हम इवेजिनेशन कहते हैं, जबकि अंदर जो खांच के रूप में अंदर पाया जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेजिनेशन कहते हैं। तो एक प्रकार का इवेजिनेशन दिखाई देता है, और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोबिलाई कहते हैं। ये अंगुलियों जैसी उभार होती है, इस माइक्रोबिलाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, ये क्या करता है बच्चों? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होता है, वहाँ बहुत सारे एरिया बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। and thus facilitates the absorption of ingested food and the water molecules। और ये जो होते हैं, जो माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, अंगुलियों जैसे संरचना पाई जाती है बच्चों, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंजेस्टेड फूड यहाँ इकट्ठा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ कंटेंट हो सके, और फिर यहाँ भोजन का पाचन परफॉर्म हो सके। ठीक है बच्चों, इसके लिए यहाँ माइक्रोबिलाई पाई जाती है। और माइक्रोबिलाई क्या है? एक अंगुली जैसी उभार होती है। आइए बच्चों इसको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से और जानते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये बाहर की ओर जो उभार दिखाई दे रही है, यहाँ क्या बच्चों? ये हमारा ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन। और ये आप देख रहे हैं कि जो उभार दिखाई दे रही है, ठीक बच्चों,
इसको हम इवेजिनेशन कहते हैं। और इस इवेजिनेशन में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे ये अंगुली जैसे उभार को हम बिलाई कहते हैं। फिर इस बिलाई का अगर एक पार्ट बच्चों आप इनलार्ज करेंगे, बड़ा करके देखेंगे और थोड़ा सा, तो इसमें माइक्रो बिलाई देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से बिलाई और माइक्रो बिलाई दोनों से क्या होता है बच्चों, हमारे इंटेस्टाइनल वाल का जो सरफेस एरिया वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन यहाँ कलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का कलेक्शन यहाँ होता है बच्चों, और हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक प्रकार जिस प्रकार से ऊपर उभार देखने को मिल रहा है बच्चों, उसी प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन के नीचे भी एक क्रिप्ट पाया जाता है, एक इन्वेजिनेशन पाया जाता है, एक अंदर की ओर धसाव होता है बच्चों, जिसको हम क्रिप्ट कहते हैं। और इस क्रिप्ट में बच्चों बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इसी इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस का जो ये सिक्रेशन होता है बच्चों, ये कहाँ से होता है, ये नीचे से होता है, इसको इन्वेजिनेशन हम कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारे म्यूकोसा पार्ट होता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन का ल्यूमन पार्ट होता है। तो ल्यूमन पार्ट में क्या होता है बच्चों, हमारे इससे अर्थात विलाई और माइक्रो विलाई के द्वारा यहाँ जो भोजन होता है बच्चों, यहाँ इनके पास आके जमा होता है, ज़्यादा एरिया बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल एक ये भी होता है कि बच्चों नीचे की ओर जो धंसाव होता है, इसको हम क्रिप्ट ऑफ लीवर क्वेहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिप्ट ऑफ लीवर क्वेहन। और इस क्रिप्ट ऑफ लीवर क्वेहन में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का निर्माण करती हैं। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, उस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सक्कस इंटेरिकस, जो हमारे बहुत सारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। अर्थात क्या करेंगे बच्चों, हमारे प्रोटीन का पाचन कराएंगे, हमारे फैट का पाचन कराएंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, ये सब कराते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है बच्चों, इंटेस्टाइन के अंदर के जो एपिथेलियल सेल्स है, उसमें एक फोल्डिंग दिखाई देता है, एक प्रकार का उभार दिखाई देता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोबिलाई कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। बच्चों इसमें थोड़ा सा, क्योंकि फिगर ये मैं फोटोग्राफ के माध्यम से लिया हूँ बच्चों, तो इसलिए यहाँ स्पष्ट नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन मैटर जो है स्पष्ट है। थोड़ा सा बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक फॉल्ट है, क्योंकि हमारे कैमरे में ये ठीक साफ से नहीं आ पाया, क्योंकि बाहर से फ़ोटो लिया गया है बच्चों, इसलिए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ पाया है। आप इसको देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक क्या होता है बच्चों, अंदर की ओर एक क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बच्चों, उनमें उनके अंदर एक प्रकार का फोल्डिंग होता है, एक उभार होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक बच्चों, द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज। ठीक बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, ऑप्शन दिया गया है सेंट्रियोल्स, दूसरा है मीजोसोम्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है वैक्यूल्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा मीजोसोम्स। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स में बच्चों एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में एक अंदर की ओर इन्वेजिनेशन और एक इनफोल्डिंग होता है बच्चों, उस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, मीजोसोम्स कहते हैं। और मीजोसोम्स क्या करता है बच्चों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों इन द न्यूक्लियाइड रिप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन एज वेल एज द रिस्पिरेशन। ठीक बच्चों, तो जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये फिगर है, ये पूरा फिगर जो दिया गया बच्चों को, ये प्रोकैरियोटिक सेल का दिया गया है, सच एज द बैक्टीरिया का। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए ये अंदर की ओर जो उभार है, जो हरे कलर में आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीजोसोम कहते हैं, जो किससे लगा होता है, न्यूक्लियाइड से लगा होता है। न्यूक्लियाइड्स क्या होता है बच्चों, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें इमेच्योर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, और डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है। इस प्रकार से इमेच्योर या इंसिपिएंट जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं बच्चों, इसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें जो डीएनए होता है बच्चों वो बिल्कुल नेकेड होता है, और उसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस प्रकार के इंसिपिएंट न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड्स का नाम देते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड्स के साथ कौन लगे होते हैं बच्चों, हमारे मीजोसोम्स लगे होते हैं। तो मीजोसोम्स क्या होता है बच्चों, इसके विषय हम जानते हैं। मीजोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, इसी का एक कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होता है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलता है। इसी
एक्सेस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, मीजोसोम्स कहते हैं। दैट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोइड्स, जो किससे कनेक्ट होते हैं बच्चों, इस न्यूक्लियोइड से कनेक्ट होते हैं। एंड इज बिलीव्ड टू हेल्प इन न्यूक्लियोइड रिप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन आल्सो। और ये कहा जाता है कि बच्चों ये मीजोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियोइड का रिप्लिकेशन कराने के लिए, सेप्टम फॉर्मेशन कराने के लिए, या इवन रिस्पिरेशन के लिए। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यूकैरियोटिक सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेस्पिरेशन, इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चों उनमें रेस्पिरेशन का प्रक्रिया कौन कराता है, मीजोसोम्स कराता है। सो इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। ठीक बच्चों, सिमिलर but similar but outfolding of the plasma membrane in fungi is called as the लोमासोम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर की ओर इनफोल्डिंग देखने को मिलता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग को हम मीजोसोम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो फंजाई होते हैं, फंजाई में जो आउट इनफोल्डिंग देखने को मिलता है, बाहर की ओर उभार दिखाई देता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोमासोम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि फंजाई में बाहर की ओर आउटसाइड में जो फोल्डिंग दिखाई देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोमासोम कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर की ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो यहाँ जो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक इनफोल्डिंग देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मीजोसोम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के विषय में, देखते हैं क्या है कुछ खास। ट्यूबुलिन अकर्स इन, ट्यूबुलिन पाया जाता है किस में? पहला ऑप्शन है बच्चों सिलिया एंड फ्लैजिला, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा है गोल्गी बॉडी और चौथा है ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो सिलिया एंड फ्लैजिला में। तो ट्यूबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है बच्चों, और जो किसको बनाता है, सिलिया और फ्लैजिला को बनाता है। तो सिलिया और फ्लैजिला किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। और जो फ्लैजिला या सिलिया का ओरिजिन जो होता है बच्चों कहाँ से होता है, बेसल बॉडी से होता है, अर्थात काइनेटोसोम से होता है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लैजिला का ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों, बेसल बॉडी से होता है। जैसा कि आप यूग्लिना में पढ़ेंगे, यूग्लिना का जो फ्लैजिलम निकलता है कहाँ से निकलता है बच्चों, तो वो काइनेटोसोम से दिखाया गया, आप देखेंगे फिगर में देख लीजिएगा। तो ये बेसल बॉडी से निकलते हैं जिसको हम काइनेटोसोम कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं सिलिया और फ्लैजिला। और इसमें जो पैटर्न देखने को मिलता है बच्चों, ये कैसा देखने को मिलता है, 9+2 का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें से देखेंगे कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसा कि आप ये रेड जो देख रहे हैं बच्चों, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखेंगे तो आउटर साइड में देखने को मिलता है, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं बच्चों ये सेंट्रल साइड में होते हैं, अर्थात बीच में होते हैं। तो इस प्रकार से अगर इनका हम इनको देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, 9+2 के पैटर्न में अरेंज होते हैं। कौन बच्चों, ये जो आप सिलिया और फ्लैजिला के जो ट्यूबुलिन्स देखते हैं ये 9+2 के पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इसमें इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की ओर होते हैं, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर की ओर होते हैं। ठीक बच्चों, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन बनाते हैं बच्चों, सिलिया और फ्लैजिला को बनाते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है बच्चों कहाँ से होता है, बेसल बॉडी से होता है या फिर काइनेटोसोम के द्वारा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सिलिया एंड फ्लैजिला। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के विषय में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कनेक्टेड विथ, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है बच्चों वो किससे कनेक्ट होता है? ऑप्शन है हियरिंग, दूसरा है सीइंग, तीसरा है टेस्टिंग और चौथा है बैलेंसिंग। तो सही ऑप्शन है बच्चों हियरिंग, क्योंकि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है इट इज़ ये किसका ऑर्गन है बच्चों, हमारे कान का होता है। तो जो हमारा इंटरनल ईयर होता है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड इन द स्काला मीडिया ऑफ द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर बिटवीन द वेस्टिबुलर डक्ट एंड द टिम्पैनिक डक्ट एंड इज कंपोज्ड ऑफ द मैकेनोसेंसरी सेल्स नोन एज द हेयर सेल्स। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है बच्चों, ये हमारा इनर ईयर जो होता है उसके कॉक्लियर पार्ट में देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्काला मीडियम। तो जो इसका कॉक्लियर, हमारे इनर ईयर का जो कॉक्लियर पार्ट होता है बच्चों, उसको हम स्काला मीडियम कहते हैं। और ये जो स्काला मीडिया होता है बच्चों, ये वेस्टिबुलर डक्ट और टिम्पैनिक डक्ट के बीच में पाया जाता है। ठीक बच्चों, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं बच्चों, ये देखेंगे स्काला वेस्टिबुलाई है और ये स्काला टिम्पैनी है। तो स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पैनी के बीच का जो भाग होता है बच्चों, स्काला मीडिया कहते हैं। ये हमारा इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। इसी स्काला मीडिया के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है बच्चों, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार का मैकेनो सेंसरी ऑर्गन्स होता है। क्या होता है बच्चों,
ये जो होता है हमारे इनर ईयर का पार्ट होता है, हमारे मध्य कान का भाग होता है, अंदर इंटरनल ईयर का भाग होता है, जो स्काला वेस्टिबुलाई स्काला टिम्पैनी के बीच में का जो भाग होता है बच्चों, उसको हम स्काला मीडिया कहते हैं। स्काला मीडिया का ही जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गन ऑफ कार्टी, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, और इस सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कार्टा इज लोकेटेड इन द स्काला मीडिया ऑफ द कॉक्लिया, यह हमारे कान के कॉक्लिया भाग में पाया जाता है, इनर ईयर में पाया जाता है, और ये एक तरफ से स्काला वेस्टिबुलाई से और दूसरी तरफ स्काला टिम्पैनी से क्या होता है बच्चों, ये कवर्ड होता है, घिरा होता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, सेंसरी सेल्स होता है, जो हेयर सेल्स के रूप में भी दिखाई देता है। जैसा कि इसमें देखिए बच्चों, ये फिगर है, यहाँ देखेंगे आप, ये टिम्पैनी कैनाल दिखाई देता है, ये वेस्टिबुलर कैनाल दिखाई दे रहा है, और इधर देखेंगे ये देखिए कॉक्लियर डक्ट है, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर दें, ये देखेंगे कॉक्लियर डक्ट है। ठीक बच्चों, और ये एक ऑडिटरी नर्व निकला हुआ, देखिए ये जिसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये है ऑर्गन ऑफ कार्टाई, यहाँ भी देखेंगे बच्चों ये ऑर्गन ऑफ कार्टाई है। और ये देखिए ये सिलियरी सेंसरी, अर्थात ये क्या है बच्चों, ये क्या, ये देखिए ये सिलिया है, अर्थात ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन्स बनाता है, जो हमारे इनर ईयर में देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे एयर, इधर देखेंगे एयर कहना, तो ये हमारा क्या बच्चों, यहाँ से ऑडिटरी नर्व निकला हुआ है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे इनर ईयर का फिगर है बच्चों, जिसमें आपको ऑर्गन ऑफ कार्टी देखने को मिल रहा है। तो ऑर्गन ऑफ कार्टी के इसका पार्ट है बच्चों, ये हमारे कान का पार्ट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नी जर्क फिनोमिनन इज, नी जर्क फिनोमिनन किस में देखने को मिलता है? तो नी जर्क क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द पटेरल रिफ्लेक्स, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चों। नी जर्क क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, सडनली किकिंग मूवमेंट ऑन द लोअर लेग्स इन रिस्पॉन्स टू अ शार्प टैप ऑन द पटेलर टेंडन विच लाइज जस्ट बिलो द नी कैप, अर्थात जो हमारा घुटना होता है बच्चों, हमारा जो पटेला पार्ट होता है, पटेला के जस्ट जो नी कैप होता है उसी के नीचे टेंडन पाया जाता है, और उसी टेंडन पर क्या करते हैं बच्चों, हम हैमर से क्या करते हैं, उस पर किक करते हैं, और किक करने के बाद अगर वो टेंडन हमारा उसकी टोनिसिटी सही होती है बच्चों, तो हमारा पैर आगे की ओर झटके के अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा हमारा जो पैर है बच्चों वो एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि बच्चों हमारे पैर में फ्लैक्शन एक्सटेंशन की प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही हैमर से हम उस टेंडन पर वार करते हैं, टेंडन पर हम किक करते हैं बच्चों, तो बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारा पैर झटके से आगे की ओर चला जाता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे जो पैर जो टेंडन है बच्चों, तो टेंडन की जो टोनिसिटी है, स्ट्रेंथनिंग है बच्चों, वो सही है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पाया जाएगा बच्चों, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो टेंडन है उसकी टोनिसिटी, उसकी स्ट्रेंथनिंग ठीक नहीं है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक बच्चों, ये प्रकार का क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो क्या करता है बच्चों, एक प्रकार का कैसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चों, ये पूछा गया है कि एक मिनट, तो ये है क्या होता है बच्चों, नी जर्क रिफ्लेक्स आल्सो कॉल्ड एज द पटेरल रिफ्लेक्स, सडन किकिंग मूवमेंट ऑन द लोअर लेग्स इन रिस्पॉन्स टू अ शार्प टैप ऑन द पटेलर टेंडन विच लाइज जस्ट बिलो द नी कैप, इन रिएक्शन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे से हम वॉर करते हैं, किक करते हैं, तो हमारा क्या होता है बच्चों, इन रिएक्शन दीज मसल्स कंट्रैक्ट, ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाता है, द कंट्रैक्शन टेंड्स टू स्ट्रेंथन द लेग्स इन द किकिंग मोशन, और ये हमको ये बताता है कि हमारा टेंडन की जो स्ट्रेंथनिंग है बच्चों, जो टोनिसिटी है वो सही है कि नहीं है। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चों, पहला दिया है कंडीशनल रिफ्लेक्स, दूसरा है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, तीसरा है लर्न रिफ्लेक्स, और चौथा है लर्न बिहेवियर। तो इट इज़ द टाइप ऑफ द अनकंडीशन रिफ्लेक्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा बच्चों, सॉरी अनकंट्रोल्ड या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अर्थात जैसे ही जर्क लगता है बच्चों, जैसे ही टेंडन पर हम हैमर से वार करते हैं, वैसे तुरंत ही हमारा पैर आगे की ओर चला जाता है। आइए बच्चों हम फिगर के माध्यम से देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये हमारा पैर है, और यहाँ देखेंगे यहाँ रिफ्लेक्स हैमर, ये हैमर है, छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये हैमर है। इसी हैमर के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, टेंडन पर हम किक करते हैं, और किक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैर आगे की ओर चला जा रहा है। फ्लेक्स हमारा क्या कर रहा है बच्चों, ये हमारे जो ये एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, हमारा पैर बाहर की ओर निकल रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि हमारे जो टेंडन है बच्चों, उसकी टोनिसिटी, उसकी स्ट्रेंथनिंग सही है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स को शो करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इसमें शो करता है, किसमें बच्चों, नी जर्क में।
और नी जर्क में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ एक रिफ्लेक्स होता है, किसमें होता है, हमारा जो नी कैप होता है उसके नीचे एक टेंडन पाया जाता है, टेंडन पर ही हैमर से क्या करते हैं हम किकिंग करते हैं, और किकिंग करने के बाद हमारा पैर क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो मसल्स टेंडन कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा जो पैर है बच्चों वो एक्सटेंड करके आगे की ओर निकल जाता है, और इससे हमको क्या पता चलता है, हमारे टेंडन की टॉनिसिटी पता चलती है और स्ट्रेंथनिंग का पता चलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के विषय में, देखते हैं क्या है कुछ खास। वेस्टिजियस ऑफ गर्डिल्स आर फाउंड इन, जो वेस्टिजेस हैं गर्डिल के रूप में वो किस में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों रेटल स्नेक्स, दूसरा है क्रैट, तीसरा है कोबरा, चौथा है पाइथन। तो जो पाइथन होते हैं बच्चों उसमें हम वेस्टिजियल गर्डिल देखने को हमको मिलता है। ठीक बच्चों, कहा यह जाता है कि पहले बच्चों कि पहले जितने भी सर्प थे या जितने भी ये इस प्रकार के सर्प या अजगर ये सब थे बच्चों, इनमें पैर पाई जाती थी, इनमें गर्डिल्स देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ता गया बच्चों तो क्या हुआ, इनको जो है चलने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए, बिल में घुसने के लिए इनमें प्रॉब्लम होने लगी, जिससे अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिए, और धीरे धीरे पैरों का उपयोग न होने की वजह से इनके पैर क्या हो गए बच्चों, विलुप्त हो गए। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि आज भी ये साक्ष्य के रूप में पाया जाता है कि जो अजगर होते हैं उनमें हमको इनमें गर्डिल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनमें कुछ वेस्टिजियल आर्गन्स, अर्थात ये जो गर्डिल है बच्चों ये हमको अवशेषीय आर्गन्स के रूप में देखने को मिल रहा है, वेस्टिजियल आर्गन्स के रूप में देखने को मिल रहा है। तो जो वेस्टिजियल गर्डिल्स पाए जाते हैं बच्चों किस में देखने को मिल रहे हैं, पाइथन में वेस्टिजियल गर्डिल, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है, गर्डिल हैं जैसे और ये गर्डिल क्या बताते हैं बच्चों कि यहाँ पहले पैर पाई जाती थी। ठीक है बच्चों, तो ये इस चीज़ के अवशेष हैं कि पहले इनमें पैर हुआ करती थी, लेकिन समय बदलते हुए अर्थात इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता गया, जिसकी वजह से इनके पैर विलुप्त हो गए। फिर भी आज भी अवशेष के रूप में इसमें वेस्टिजियल गर्डिल देखने को मिलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात पाइथन में हमको वेस्टिजियल गर्डिल देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द मसल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें कौन सा मसल्स जो है बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स, तीसरा है कार्डियक मसल्स और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होता है बच्चों ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। आइए बच्चों इसके विषय हम देखते हैं डिटेल्स में। The central nervous system which regulates the voluntary contractions such as the skeletal muscles, as well as the autonomic nervous system that is the ANS which regulates the involuntary contraction control of the smooth muscle, cardiac muscle as well as the gland also। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों जिसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है बच्चों, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी कंट्रैक्शन करते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये स्केलेटन मसल्स को कंट्रोल करते हैं। किसको बच्चों, जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। जबकि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं और जो हमारे ग्लैंड होते हैं बच्चों, ये एक प्रकार के इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है बच्चों, और ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल एज वेल एज द ग्लैंड कंट्रोल होते हैं। जबकि स्केलेटल मसल्स किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। जैसा कि बच्चों इस फिगर इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए बच्चों, तो हमारे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बच्चों इनको दो पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को पढ़ते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया बच्चों, पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या देखते हैं बच्चों, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं बच्चों, सोमैटिक नर्वस, अर्थात स्केलेटल मसल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। कौन बच्चों, अर्थात स्केलेटल मसल्स के रूप में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, और ये वॉलंटरी कंट्रोलर अर्थात इनको हम इच्छा से क्या करते हैं सकते हैं बच्चों, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं बच्चों वो इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, अर्थात वो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने इच्छा से चलते हैं। तो इस प्रकार की जो इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं बच्चों वो कौन होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ग्लैंड होते हैं एज वेल एज द कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक बच्चों, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं बच्चों, स्मूथ मसल्स आते हैं, कार्डियक मसल्स आते हैं एज वेल एज द ग्लैंड आते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स आते हैं। ठीक बच्चों, तो जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन यही दिया था कि जो हमारा ये क्वेश्चन ये था बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सी मांसपेशियां ऐसी हैं बच्चों जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या है बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। सही ऑप्शन कौन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये भी फिगर यही दिखाया गया बच्चों, ये नर्वस सिस्टम है, यहाँ देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया, सोमैटिक एज वेल एज द ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक में बच्चों हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल्स को, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम किसको देखें बच्चों, कार्डियक मसल्स को देखते हैं, स्मूथ मसल्स को देखते हैं और ग्लैंड को देखते हैं। तो हमारा हार्ट का कंट्रोल, जो हमारे हार्ट धड़कता है बच्चों, ये हमारी इच्छा से नहीं चलता है। साथ ही साथ जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं। हमारे ग्लैंड जो अपना काम करते हैं बच्चों, वो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करते, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और देखते हैं क्या है कुछ खास। इन विच एनिमल्स डू यू फाइंड लेटरल लाइन, किस एनिमल्स में आपको लेटरल लाइन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है स्टार फिश, दूसरा है डॉग फिश, तीसरा है जेली फिश और चौथा है हिप्पोकैम्पस। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो डॉग फिश। तो डॉग फिश में हमको क्या देखने को मिलता है बच्चों, लेटरल लाइन देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये लेटरल लाइन देख रहे हैं बच्चों, तो ये लेटरल लाइन क्या होता है, इसी लेटरल लाइन पर बच्चों सभी सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा ये टच रिसेप्टर्स के रूप में करते हैं, अर्थात ये थर्मो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। ठीक बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी पाए जाते हैं इन्हीं लेटरल लाइन पर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो लेटरल लाइन का जो सिग्निफिकेंट है, जो लेटरल लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बच्चों, किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन में जो दिया गया तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, डॉग फिश। ठीक बच्चों, तो डॉग फिश को इसको कहते हैं बच्चों हम शार्क फिश कहते हैं। स्कॉलियोडॉन का दूसरा नाम डॉग फिश है। और ये कहा यह जाता है बच्चों, जो शार्क फिश होती हैं, स्कॉलियोडॉन जो होती है बच्चों, या फिर जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, इनमें सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। सेंस ऑर्गन जो इनमें सूंघने की ये टेंडेंसी होती है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कहा यह जाता है कि जो गोताखोर समुद्र के अंदर जैसे ही जाते हैं बच्चों, तो इनमें जो शार्क मछलियां होती हैं वो तुरंत आभास कर जाती हैं, गंध के द्वारा उनको ये पता चल जाता है कि कोई मानव आ गया है और फिर उस पर ये अटैक कर देती हैं। ठीक बच्चों, और ये ब्लड को बहुत तेज़ी से सेंस करते हैं। अर्थात इनमें जो अगर कहा जाता है कि बच्चों अगर किसी आदमी को कहीं कट जाए, अगर कहीं भी कटा है, कहीं बाउंड है और वो समुद्र में चला गया है और आसपास में कहीं स्कॉलियोडॉन पास कर रही है बच्चों, तो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो गंध है बच्चों बहुत तेज़ी से उनको पता चल जाता है। ठीक बच्चों, तो इनमें जो ये सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज है, इसीलिए इसको डॉग फिश कहा जाता है, क्योंकि डॉग में भी सूंघने की टेंडेंसी बहुत तेज पाई जाती है। उसी प्रकार से इनमें भी सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है बच्चों, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, डॉग फिश। तो डॉग फिश का किसको कहते हैं बच्चों, शार्क मछलियों को डॉग फिश कहते हैं। इनमें सूंघने की टेंडेंसी बहुत तेज होती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनमें जो लेटरल लाइन होता है बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी ऑर्गन्स, अर्थात जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इसी लेटरल लाइन पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं ये सेंसरी सेल्स हैं। ठीक बच्चों, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपको इसी लेटरल लाइन पर देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के विषय में। The 3' to 5' phospholipids linkage inside the polynucleotide chain serves to join। यहाँ बच्चों बहुत फीका फीका दिखाई दे रहा है क्योंकि फोटोग्राफ में प्रॉब्लम है। ऑप्शन है पहला 1 DNA स्टैंड टू द अदर DNA स्टैंड, दूसरा है 1 न्यूक्लियोटाइड्स टू द अदर न्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा है 1 न्यूक्लियोसाइड्स टू द अदर न्यूक्लियोसाइड्स, तीसरा है 1 न्यूक्लियोटाइड्स टू द अदर न्यूक्लियोसाइड्स, अगला जो है बच्चों 1 नाइट्रोजनस बेस टू द पेंटोज शुगर। तो सही ऑप्शन जो इसमें होगा बच्चों ये होगा 1 DNA स्टैंड टू द अदर DNA स्टैंड। तो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बच्चों, ये जो फास्फोडाइस्टर चेन अर्थात ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है बच्चों, ये 3' एंड से 5' एंड तक किसको जोड़ता है, एक DNA को दूसरे DNA से जोड़ने का काम करता है। तो इसमें सही कौन है बच्चों, पहला ऑप्शन ही सही है। जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देखिए, एक मिनट, ये देखिए फिगर में, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ये देखिए, एक न्यूक्लिक एसिड ये है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड ये है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है बच्चों ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कर रहा है। कौन है बच्चों, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लिक एसिड अर्थात एक DNA को दूसरे DNA से जो जोड़ने का काम करेगा बच्चों ये कौन है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स लिंक विथ 3' to 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, अर्थात बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का चेंज होता है बच्चों। ये जो DNA होता है बच्चों ये क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है जो 3' एंड से 5' एंड तक जुड़े होते हैं। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 2 DNA को जोड़ने का काम कौन करता है, तो 2 न्यूक्लिक एसिड जो जुड़ते हैं बच्चों, उन 2 न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने का जो काम करता है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये 3' एंड से 5' एंड की ओर जोड़ता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
बच्चों, द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज रीड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है बच्चों वो हमेशा कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की ओर पढ़ा जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, इधर देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है कि दो डीएनए स्ट्रक्चर अर्थात दो न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक बच्चों, और दो प्रोटीन किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक बच्चों, और दो अगर हम पूछे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि करीब करीब सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के विषय में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सलाइवा एंड टीयर्स आर इंक्लूड्स द, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, सलाइवा होते हैं और टीयर्स होते हैं, ये किस रूप में इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों, तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, अर्थात इनेट इम्यूनिटी के रूप में ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। इम्यून सिस्टम बच्चों हम आपको इसके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है बच्चों, एक इनेट इम्यूनिटी होता है, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो जो ये सलाइवा होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या जो टीयर्स होते हैं बच्चों, इट इज़ अ टाइप द, ये क्या इनेट इम्यूनिटी होते हैं। इनेट इम्यूनिटी में कैसे होते हैं बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। अर्थात जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार के फंजाई या कुछ और अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं बच्चों, वो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं बच्चों, इम्यून सेल्स के द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ कमांड है बच्चों, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड के रूप में जो काम करते हैं बच्चों, वो हमारे कौन काम करते हैं, हमारे म्यूकस लाइनिंग अर्थात म्यूकस सेल्स काम करती हैं। साथ ही साथ हमारा टीयर्स काम करता है, हमारे माउथ में पाए जाने वाला जो सलाइवा है बच्चों वो काम करता है, हमारे जो स्वेट होते हैं बच्चों, इन सब में क्या पाया जाता है कि इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। तो लाइसोजाइम आल्सो इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स है। ये क्या बच्चा हमारे अर्थात ये बैरियर्स के रूप में काम करते हैं, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को जो वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई होते हैं बच्चों, उनको मार गिराते हैं। ठीक बच्चों, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को परफॉर्म करते हैं। ये एक प्रकार के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो इनेट बैरियर्स, इनेट इम्यूनिटी के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि बच्चों इसमें हम देखते हैं, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रोवाइड द क्रूशियल फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। जो हमारे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं बच्चों, सच एज जैसा कि हमने देखा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में कौन है बच्चों, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर पाए जाने वाले HCl है बच्चों, ये भी क्या होता है, एक बैरियर के रूप में काम करता है जो किसी भी अनवांटेड फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारे मुख में जो सलाइवा पाया जाता है, लार पाया जाता है बच्चों, तो ये हमारा जो सलाइवा होता है इसमें जो टाइलिन पाया जाता है, ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या और अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो आंसू होता है बच्चों, टीयर्स, उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। हमारे जो पसीना पाए जाते हैं, स्वेट्स पाए जाते हैं बच्चों, इनमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या अनवांटेड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रोवाइड्स द क्रूशियल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे शरीर के अंदर 3 डिफेंस लाइन है बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसके विषय में हम बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यहाँ समय बहुत नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि जो बाहर से हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड परफॉर्म करता है बच्चों, वो कौन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा एज वेल एज द टीयर। ठीक बच्चों, दीज बैरियर्स इंक्लूड्स इंटैक्ट, कौन कौन इसमें बैरियर्स आते हैं बच्चों, ये बैरियर्स के रूप में कौन है, स्किन है, विग्रस जो हमारे म्यूसिलरी प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं, हमारे जो स्टमक का HCl होता है बच्चों, अर्थात वो स्टमक का जो pH होता है वो, साथ ही साथ हमारे जो लाइसोजाइम होते हैं बच्चों, हमारे टीयर्स होते हैं, हमारे सलाइवा होते हैं, ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा और टीयर्स होते हैं वो बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं, जो एक प्रकार के इनेट इम्यूनिटी होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया, फिजियोलॉजिकल डिफेंस कौन है, केमिकल डिफेंस के रूप में कौन है, फिजिकल के रूप में स्किन है, मेम्ब्रेन लाइनिंग है, सिलिया है बच्चों, जो हमारे नाक में देखिए, नाक का जो ये नॉस्ट्रिल्स होता है बच्चों, नीचे की ओर जो दोनों नाक खुले होते हैं नॉस्ट्रिल, यहाँ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो सिलिया के रूप में काम करते हैं, और ये हमारे जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस हैं इनको छानने का काम करते हैं। ठीक बच्चों,
केमिकल डिफेंस के रूप में आप देख रहे हैं स्वेट और ऑयल्स को देख रहे हैं, सलाइवा को देख रहे हैं, स्टमक का जो हमारा स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यूरिन होता है, टीयर हमारे आंसू होते हैं, म्यूकस होते हैं। जो हमारे म्यूकस होते हैं बच्चों, ये भी क्या करते हैं, इनमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारे जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, अनवांटेड फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ इंटरफेरॉन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों इंटरफेरॉन्स। जो हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं, मरने के बाद वो एक सब्सटेंस निकालती हैं इंटरफेरॉन्स के रूप में, जो हमारे और कोशिकाओं को अवेयर करती हैं किसी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस के अटैच से। ठीक बच्चों, तो इंटरफेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इम्यूनिटी, हम लोगों के लिए इम्यूनिटी के रूप में ये काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनके विषय में बच्चों हम आपको बहुत अच्छे से आगे बताएंगे, जब हम आपको लेक्चर बना कर देंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। आइए क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के विषय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स। अर्थात ये फाइलम दिया गया है, फिर उसके 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सही अर्थात कौन सम्मिलित है। पहला है बच्चों कि पहला है फाइलम दिया गया है मोलस्का। फाइलम मोलस्का में जो स्पीसीज दिया है, पिंकटॉटर दिया गया, लोलिगो दिया गया है और कुकुमेरिया दिया है। ये नहीं सही है, गलत है बच्चों, क्योंकि लोलिगो वगैरह ये सब एक ही एग्जांपल है, डिफरेंट फाइलम्स है। दूसरा दिया गया है एनिलिडा में, इसमें फेरेटिमा है, हिरोडिनिया है, टीनोफोरा। फेरेटिमा हिरोडिनिया तो दोनों एक ही इसी फाइलम के, लेकिन टीनोफोरस है, ये भी नहीं है। तीसरा आर्थ्रोपोडा, इसमें है लेसिफर्स, लिमुलस और कीटोप्टेरस, ये भी नहीं है। अब चौथे को देख लेते हैं, निडेरिया है। निडेरिया में क्या है बच्चों, पेनिनटुला है और मोनोड्रिन है और ऑरेलिया है, ये सही है। पेनिनटुला, मोनोड्रिल और ऑरेलिया, ये तीनों स्पीसीज इसी के हैं, निडेरिया अर्थात सिलेंटेटा के। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें क्या है खास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, इसमें से कौन सही मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम क्या करता है बच्चों, इट सीक्रेट्स द इंडो इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात IgA इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, IgA अर्थात ठीक है। कोलेस्ट्रम से क्या होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का सिक्रेशन होता है, अर्थात एंटीबॉडीज ए बनता है। IgA का सिक्रेशन कहाँ से होता है बच्चों, कोलेस्ट्रम। जो माँ का कोलेस्ट्रम होता है बच्चों, बच्चा पैदा होने के बाद जो पहला फर्स्ट मिल्क निकलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है बच्चों, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए के लिए, IgA के लिए। दूसरा है बच्चों रिकम्बिनेंट DNA। रिकम्बिनेंट DNA में क्या होता है बच्चों, हेपेटाइटिस वी वैक्सीन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, सही है, क्योंकि हेपेटाइटिस वी का जो वैक्सीन तैयार होता है बच्चों, वो DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा और ईस्ट के माध्यम से बनाया जाता है, ये सही है। तीसरा है बच्चों एलर्जी, रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ये गड़बड़ है। मास्ट सेल जो होता है बच्चों, उसी से इंटरफेरॉन निकलता है, जैसा कि मैंने बताया था। हिस्टामिन और इंटरफेरॉन जो होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे दूसरे जो ये, क्योंकि ये जो हमारे टिश्यू मर जाते हैं किसी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस के अटैक से, या हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं, डेड कर जाती हैं बच्चों, तो उनमें जो मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन इंटरफेरॉन का सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर द अवेयर ऑफ द नेक्स्ट अर्थात नेबरिंग सेल्स। जो हमारे नेबरिंग सेल्स होते हैं बच्चों, उनको ये आगाह करते हैं कि हमारे फॉरेन बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुस चुके हैं, आप इनसे बच कर रहिए। ठीक बच्चों, तो उनको जो आगाह करने का काम करते हैं, अवेयर करने का काम करते हैं, वो मास्ट सेल करते हैं। ये एलर्जी नहीं है। तो एलर्जी क्या होता है बच्चों, इट इज़ नॉट करेक्ट। और तीसरा है, अगला है बच्चों ऑटो इम्यून, ल्यूकीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी सही है। तो ये 3 ऑप्शन सही है बच्चों। ल्यूकीमिया भी एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें जो गलत कोड किया गया है बच्चों, ये है सी अर्थात एलर्जी, ये नहीं होता है। और ये तीनों सही है। कोलेस्ट्रम IgA बनाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का फॉर्मेशन DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा ईस्ट से बनाया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में ल्यूकीमिया देखने को मिलता है, जबकि एलर्जी कंडीशन ये गलत बता रहा है। आज आइए हम देखते हैं इसके विषय में एलर्जी होता क्या है। एन एलर्जी इज एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट्स नॉट टिपिकली हार्मफुल टू आवर बॉडी। ये जो एलर्जी होता है बच्चों, एक प्रकार का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है जो फॉरेन सब्सटेंसेस के द्वारा होता है, फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए होता है, विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होता है। द फॉरेन सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द एलर्जेंस। जो एलर्जेंस के कारण जो हमारे शरीर में एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एक प्रकार का रिएक्शंस होता है बच्चों, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी किसके वजह से होता है बच्चों, कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं,
उसके द्वारा जो हमको एक सिम्टम्स आता है बच्चों, जो एक प्रकार का लक्षण क्रिएट होता है, जो एक प्रकार का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स आता है बच्चों, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। और ये एलर्जी किसके द्वारा होता है? फॉरेन सब्सटेंसेस के द्वारा होता है। किसी प्रकार के अनवांटेड चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर घुस आते हैं बच्चों, इसकी वजह से हमारे शरीर में एक रिएक्शन क्रिएट हो जाता है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। दे कैन इंक्लूड सर्टेन फूड, पॉलन और पेट डेंडर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बच्चों कोई भोजन, अर्थात जो भोजन हमको पसंद नहीं है हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ ऐसे पॉलेंस होते हैं, या फिर कुछ पेट डेंडर्स, अर्थात कुछ ऐसे पशु, ऐसे पालतू पशु होते हैं जिनके डेंडर जो होते हैं, अर्थात जो डेंडरफ होते हैं बच्चों, रूसी, उनके माध्यम से ही हमको क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी आर आल्सो नोन एज द एलर्जिक डिजीज। जो एलर्जीज होती हैं बच्चों, इसको हम एलर्जी डिजीज कहते हैं। विच आर जिसमें बहुत सारे काजेज हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? इसमें हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम में हार्मफुल, अर्थात इम्यून सिस्टम में किसी न प्रकार का रिएक्शन आ जाता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती है बच्चों? जैसे हे फीवर आ जाता है ना, फूड एलर्जीज आ जाती हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, एलर्जिक अस्थमा हो जाता है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, एनाफाइलेक्सिस हो जाता है। और इन सब बीमारियों का जो सिम्टम्स आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सिम्टम्स आता है इसमें? ये रेड आई, हमारी आंखें क्या हो जाती हैं बच्चों? लाल लाल हो जाती हैं, बिल्कुल रेड आइज हो जाती हैं। और इसमें ईची रेसेस, अर्थात हमारे शरीर पर लाल लाल बिल्कुल लाइनिंग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ईची रेसेस अर्थात खजुलाने लगता है। स्नीजिंग, हमारे नाक हमको छींक आने लगती है जल्दी जल्दी। रनी नोज़, अर्थात हमारे नाक से क्या होता है? वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, पानी बहने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमको सांस लेने में रेस्टलेसनेस होने लगता है, सांस में प्रॉब्लम होने लगता है। और स्वेलिंग, और पूरे शरीर में क्या हो जाता है बच्चों? सूजन हो जाता है। फूड इंटॉलरेंस, हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग। इस प्रकार के सिम्टम्स हमारे एलर्जिक कंडीशन में आने लगते हैं। और ये एलर्जी के जो रिस्पांस होता है बच्चों, ये क्या होता है? एक प्रकार का एलर्जी है, और ये किसी फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा होता है, किसी एलर्जेंस के द्वारा होता है, जो हमारे शरीर के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी के अगेंस्ट एक रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इसका इलाज केवल एक ही चीज़ है बच्चों, कि जिस चीज़ से हमको एलर्जी है उसको हमको क्या कर देना होता है? विथड्रॉल कर देना होता है, उसको हमको छोड़ देना होता है, जिससे हमको सही हमारी जो एलर्जी है वो सही हो जाती है। ठीक बच्चों, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे किससे जुड़ा हुआ है? एलर्जी कंडीशन। तो इसमें जो था एलर्जी के विषय में जो दिया था तो बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें एलर्जी ये नहीं होता है, जो अभी हम लोगों ने बात किया, एलर्जी वो चीज़ होता है, एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही था। और अगर यहाँ हम अभी बात कर रहे थे बच्चों की, जो हमने देखा कि जो ल्यूकीमिया होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। तो आप यहाँ देख लेंगे, ये देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से, ये देखिए ये ल्यूकीमिया है, अर्थात हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड कैंसर होता है बच्चों, तो ब्लड कैंसर जो होता है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैसा डिजीज है बच्चों? ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है बच्चों? इट इज़ द टाइप ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है बच्चों? ऑटो इम्यून डिजीज ये होता है कि कुछ इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमारे इम्यून सेल्स के अंदर। हमारे जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों, उन सैनिकों के अंदर किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो अपने कोशिकाओं को ही नहीं पहचान पाते हैं, तो वो अपने कोशिकाओं को ही भक्षण करने लगते हैं, अपने कोशिकाओं को ही खाने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या होते हैं? अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के द्वारा ही हम मारे जाते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारी कोशिकाएं जब अपने सैनिक को मारने लगते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? तो उनका वहाँ डिस्ट्रॉयड होना तय है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर भी होता है कि हमारी जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं बच्चों, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं बच्चों, वो अपने ही कोशिकाओं को पहचान नहीं पाते और फिर अपनी कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से फाइगोसाइटोसिस के शिकार बन जाते हैं, पिनोसाइटोसिस के शिकार बन जाते हैं, जिससे हम क्या होते हैं बच्चों? अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ, हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। किससे? ऑटो इम्यून डिजीज़ के द्वारा, ऑटो इम्यून अटैक के द्वारा। ठीक बच्चों, तो ब्लड कैंसर भी कुछ इसी प्रकार की बीमारी है। यहाँ हम बहुत सारी बीमारियों का लिस्ट दे दिए बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा कि जैसे एंक्लोसिंग होता है, या फिर जो हमको लोग आर्थराइटिस होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं। हैशिमोटोस डिजीज़ होता है, थायराइडाइटिस होता है। तो इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं बच्चों। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है बच्चों? कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप देख रहे हैं। ठीक बच्चों, तो ये सब बहुत बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं, अर्थात हमारी कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं को खाने लगती हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं बच्चों, अपने इम्यून सेल्स को भक्षण करने लगती हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है। ये बच्चों आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के विषय में।
द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट्स आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस आउट द रेटिना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेट आई का वो कौन सा जगह है बच्चों जहाँ से ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर की ओर निकलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अर्थात हमारे वर्टिब्रेट आइज में वो कौन सा जगह है जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंख से रिस्पॉन्सिबल नर्व है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व हमारे रेटिना से बाहर की ओर निकलता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये पहला ऑप्शन ही सही है। कौन ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा है ये, तो आइए देख लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या। ब्लाइंड स्पॉट इज द पार्ट वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस आउट ऑफ द रेटिना। ब्लाइंड स्पॉट एक वो ऐसा भाग होता है, ऐसा जगह होता है बच्चों जहाँ से ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर की ओर पास होता है। फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इन दिस रीजन। इस स्थान पर फोटो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लाइंड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ फोटो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्लाइंड कहते हैं, इसलिए हमको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है इनको। इस ब्लाइंड स्पॉट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ ईच आइज दैट करेस्पॉन्ड्स टू द पोजिशंस ऑफ द ऑप्टिक डिस्क आल्सो नोन एज द ऑप्टिक नर्व हेड विद इन द रेटिना। अर्थात रेटिना के अंदर से जो एक ऑप्टिक नर्व बाहर आती है बच्चों, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और यहाँ किसी प्रकार का फोटो रिसेप्टर्स नहीं पाया जाता है, इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट रखा गया। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, जैसा कि बच्चों आप फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए कि ये देखिए, ये हमारा रेटिना है। और इस रेटिना से देखिए ये जो नर्व आ रहा है ये बाहर की ओर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक बच्चों, ये क्या देख रहे हैं बच्चों, ये ऑप्टिक नर्व है। और इस पूरे स्थान को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क कहते हैं या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो रेटिना जो होता है बच्चों, रेटिना के अंदर से जो ये नर्व आ रहा है उसी नर्व को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और इस नर्व का जो एक स्थान होता है, जिस स्थान से निकलता है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक बच्चों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के विषय में, देखते हैं क्या है कुछ खास। अ जीन ऑफ ओपेरान विच सिंथेसाइज रिप्रेसर्स प्रोटीन इज। वो जीन ऑफ ओपेरान में जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। तो ऑपरेटर जीन्स रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। जो ऑपरेटर जीन होते हैं बच्चों, ये जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन एक्सप्रेशन कौन कराता है बच्चों, ऑपरेटर जीन। तो ऑपरेटर जीन जो होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। अर्थात डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए की प्रक्रिया जो बनती है बच्चों, एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है बच्चों, उस प्रक्रिया को ये रोक देते हैं। अर्थात जो ऑपरेटर जीन होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोकते हैं। अब यही प्रोमोटर जीन क्या करते हैं बच्चों, प्रोमोटर जीन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोमोटर जीन जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं प्रोमोटर जीन, जबकि ऑपरेटर जीन इस प्रक्रिया को क्या करते हैं बच्चों, रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। और जीन एक्सप्रेशन को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अ स्ट्रक्चरल जीन इज द जीन दैट कोड्स फॉर एनी आरएनए आर प्रोटीन प्रोडक्ट। और जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं बच्चों, वो हमारे आरएनए को कोड करते हैं और प्रोटीन के प्रोडक्ट। अर्थात आरएनए को कोड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। अर्थात ये भी सही नहीं है। अगले की ओर हम चलते हैं बच्चों। रेगुलेटर जीन कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन इन इंक्लूड सिस्टम एंड द को रिप्रेसर इज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। अब यही सही है। इसमें कह रहा है बच्चों जो रेगुलेटर जीन होते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा जीन क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करेगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन का है बच्चों, इसका सिंथेसाइजेशन कौन करता है, इसका करता है रेगुलेटरी जीन। अर्थात जो रेगुलेटर जीन है ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो ऑपरेटर जीन होता है बच्चों, ये जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोकते हैं। प्रोमोटर जीन जो होते हैं बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। और जो यहाँ स्ट्रक्चरल जीन दिया है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल जीन का काम होता है आरएनए को कोड करना। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी जीन होता है यही काम करता है किसको, रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करने में। तो रिप्रेसर प्रोटीन का जो सिंथेसाइजेशन करता है ओपेरान जीन में, वो कौन होता है बच्चों, वो होता है रेगुलेटरी जीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 97, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर्स एट वन एंड इज।
अर्थात ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर्स एक एंड पर उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है मेटासेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों टीलोसेंट्रिक। टीलो माने एक साइड में, अर्थात जब हमारा ये सेंट्रोमियर एक साइड में शिफ्ट होता है बच्चों, एक टर्मिनल एंड पर चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं बच्चों, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए बच्चों, हम जैसा कि बच्चों यहाँ दिया गया है वही चीज़ मैंने बताया है कि क्रोमोसोम जो होता है बच्चों अगर एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, टर्मिनल एंड पर चला जाता है, टर्मिनल एंड पर जब जाता है बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टीलोस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टीलोस्थल कहते हैं। और इस प्रकार के क्रोमोसोम का जो दूसरा नाम होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्मिनल क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टर्मिनल क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इसको हम टर्मिनल क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के विषय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए कौन रिलेटेड है। पहला है बच्चों गैमेटिक आइसोलेशन, दूसरा है टेम्पोरल आइसोलेशन, तीसरा है बिहेवियरल आइसोलेशन और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों बिहेवियरल आइसोलेशन। जो ट्रिक लगा है बच्चों आप इसको ध्यान नहीं देंगे, जब मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रिक किसी स्टूडेंट का है वो सही लगा है कि नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बिहेवियरल आइसोलेशन होगा। द मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर द कलेक्शंस ऑफ द इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्रिटिकल फॉर स्पेसिएशन। ठीक बच्चों, they prevent members of the different species from producing offsprings or they ensure that the offsprings are sterile. The barriers maintain the integrity of the species by the reducing gene flow between related species. तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहेवियरल आइसोलेशंस के द्वारा क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मस्ट। आइए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के विषय में। विच इज़ द करेक्ट, सॉरी विच इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है बच्चों जेबियस हेल्डेन, इन्होंने दिया लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, गलत। दूसरा है बच्चों लुई पास्चर, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया, सही है। ठीक बच्चों, तीसरा है ह्यूगो डिब्रिज, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया, ये भी सही है। अगला है बच्चों लीमेट्रे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के दिया, ये तीनों सही है। इसमें सही गलत क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है। अर्थात हेल्डेन ने ये जो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज है बच्चों, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज जो दिया गया है ये वीजमान के द्वारा दिया गया है, जो क्या है ऑगस्ट वीजमान के नाम से जाने जाते हैं, जो जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे। ठीक बच्चों, अच्छा अर्थात 1892 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीजमान ने कौन सा थ्योरी दिया था बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज दिया था। जर्मप्लाज किसके द्वारा दिया गया है, वीजमान के द्वारा। हेल्डेन ने ये नहीं दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट। ठीक बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज़ द की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं हम। आइए बच्चों बात करते हैं एक एक करके। द स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी, इट हैज़ द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज on the community organizations of the survival. दूसरा है बच्चों common species has and plenty of the biomass, it has the fairly low impact on the community's organization. तीसरा rare species that has minimum impact of the biomass and on other species in the community. अगला है बच्चों a dominant species constitutes a large proportion of the biomass and which affects many other species. पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें दिया है आ स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो बच्चों समुदाय में बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम छोटे हिस्से में ही रहते हैं, एंड हैज़ द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। लेकिन वो क्या करते हैं बच्चों, समुदाय के संगठन और उसके अस्तित्व में अपना व्यापक प्रभाव डालते हैं। यही ऑप्शन सही है। भले ही वो बहुत कम क्षेत्र में रहते हैं लेकिन कम्युनिटी के निर्माण में और उनके संगठन में अर्थात उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके फॉर्मेशन में अपना इम्पॉर्टेंट अस्तित्व रखते हैं, अपना एक अमूल्य प्रभाव रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं बच्चों जो बहुत कम एरिया में रहते हैं लेकिन अपना की स्टोन छोड़ कर जाते हैं, अपना एक बहुत बड़ा क्या करते हैं बच्चों, वर्चस्व जमाते हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने BHU BSc नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चों लगभग 2014 में पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। इस प्रकार से अगर बच्चों हम नेक्स्ट अर्थात प्रीवियस अगर हम 5 साल 7 साल या 10 साल के पेपर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा माना जाता है और करीब करीब वही क्वेश्चन के पैटर्न बदल कर आते रहते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोग लगभग 10 साल का पेपर अगर सब फिजिक्स केमिस्ट्री जुलॉजी बॉटनी सब सॉल्व कर लें तो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक बच्चों, तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।